हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएम ट्यूटोरियल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेक्टर्स टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। आई होप कि आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी जिसमें डॉट प्रोडक्ट है। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करवाने से पहले एक बार आप डॉट प्रोडक्ट को भी रिवाइज कर लो। डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर आपके पास होता है तो उसको हम बोलते हैं ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इसका आंसर आता है ए बी कॉस थीटा। और ये एक स्केलर होता है, इस कारण से हम इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे। लेकिन इस बार जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर हम दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करते हैं, वो भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो उससे एक नया वेक्टर निकल कर आता है। ठीक है, उस वेक्टर की अपनी एक डायरेक्शन भी होती है, तो वो डायरेक्शन कैसे निकालनी वो भी मैं बताऊंगा आपको, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ये बोला था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। अभी मैंने आपको क्या बोला कि एक वेक्टर आता है इससे, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो एक सी वेक्टर आएगा, एक न्यू वेक्टर आएगा, और उस वेक्टर की अपना एक मैग्नीट्यूड भी होगा, अपनी एक डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, उसका डायरेक्शन कैसे निकलेगी, वो सब कुछ आपको बताऊंगा मैं। लेकिन एक चीज़ को तो हमेशा याद रखना वेक्टर के बारे में। वेक्टर के बारे में मैं आपको काफ़ी बार ये चीज़ बता भी चुका हूँ कि वेक्टर हमेशा क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड और अपने साथ एक डायरेक्शन लेकर चलता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आज मैं आपको कैप के बारे में बता देता हूँ। कैप एक्चुअली में क्या है कि यूनिट वेक्टर को डिफरेंशिएट थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए इन्होंने कैप यूज़ करते हैं यहाँ पर। कैप का मतलब क्या होता है कि आप ये याद रख लो कि यूनिट वेक्टर होता है ये वेक्टर ही है, बस कैप लगा दी गई है ताकि उससे पता चल जाए कि ये एक यूनिट वेक्टर है और हम इसको एज ए डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप याद रखना है इसको, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई उसकी डायरेक्शन। तो इन्हीं चीज़ों को बस याद रखना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इनको मिलाकर ही वेक्टर बनता है, और यही इसको स्केलर से अलग करता है। तो देखो हमारे पास क्या है, मैंने क्या बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक नया वेक्टर आएगा। अब इस वेक्टर का चलो मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर हमने करना है तो इसका आंसर हमारे पास आता है ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा। अब थीटा एंगल आपको हल्का सा आइडिया लग रहा होगा कि जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था उसमें क्या था, थीटा एंगल था दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। सपोज अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि उसमें क्या था डॉट प्रोडक्ट में था कि आप दोनों एंगल्स में से कुछ भी यूज़ कर सकते थे तो आपका आंसर आ जाता था, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो तरह के एंगल होते हैं, एक थीटा और दूसरा एंगल क्या होगा 360 माइनस थीटा। दोनों अगर आप यूज़ करोगे तो दोनों से आंसर सेम आता था उसमें। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट है। इसमें क्या होगा कि आपके पास आंसर तो सेम आएंगे, लेकिन आंसर सेम आने के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी आपकी इसमें। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जो न्यू वेक्टर आता है ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब वैसा क्यों है, क्योंकि देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमारा सी वेक्टर आता है, सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ए बी साइन थीटा। ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना, सी वेक्टर निकालना है हमने। ठीक है, सी वेक्टर निकालना है, इसके लिए मुझे एक मैग्नीट्यूड और साथ में इसकी एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला को यूज़ करके, ए बी साइन थीटा। अब कईयों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ए वेक्टर का हमने ए बना दिया तो ये ए आता कैसे है। ठीक है, आई थिंक आपके माइंड में भी आ रहा होगा। तो ये आता कैसे है, देखो सपोज कि मेरे पास ए वेक्टर है, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ पुरानी वीडियोस में कि आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकालना होता है वेक्टर्स का। सपोज मेरे पास ये ऐसे वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये एक वेक्टर की बनावट होती है, वेक्टर हमें ऐसे मिलता है। ठीक है, इन तीनों में से कोई मिस भी हो सकता है, कोई नहीं भी मिस हो सकता, तीनों भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने इस टाइम जो है तीनों लिए हुए हैं। तो सपोज मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड को हम कैसे शो कर सकते हैं, या तो हम आसपास मॉड लगा दें वेक्टर के, या फिर हम उसको सीधा ऐसे लिख दें ए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, हम लगाते हैं एक स्क्वायर रूट, इसमें जो इसका कॉफिशेंट है ना, आई कैप का जो कॉफिशेंट है, या फिर आप लगा लो कि जो कंपोनेंट है, जो एक्स की तरफ कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करना है, जो वाई के साथ कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करना है, प्लस जो जेड के साथ कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 4 + 9 + 16 25 और 4 29, रूट 29 इसका आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकलता है ऐसे। ठीक है, तो आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी मैग्नीट्यूड की। अभी सिर्फ आप इस पर फोकस रखो कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो मेरे पास एक तीसरा वेक्टर आता है, एक थर्ड वेक्टर आता है। उस थर्ड वेक्टर की
एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, बहुत इजीली निकल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन की बात आती है अब कि डायरेक्शन कैसे आएगी। अब डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि वेक्टर्स में हम डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं। रिकॉल करो ज़रा, वेक्टर्स में डायरेक्शन कौन बताता है? कैप्स बताती हैं, ठीक है। जैसे 2i कैप, i, j और k, इन्हीं का काम है डायरेक्शंस बताना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a और b, हमें क्या ये दिखना है कि अगर a क्रॉस b लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे a से b की तरफ जाना है। आपको सिंपल सी बात ये याद रखनी है। अब इसको हम इसमें 3D में देखते हैं। जैसे मेरे पास ये x है, ये y है, ठीक है। x और y, सपोज़ कि इस x की तरफ a वेक्टर है, ठीक है, हम इसको ऐसे देख रहे हैं। सपोज़ कि इस x की तरफ a वेक्टर है और इस y की तरफ b वेक्टर है। तो हमें अपना जो राइट हैंड है ना, राइट हैंड ऐसे अरेंज करना है कि a to b, हमें कैसे जाना है? a to b। तो a to b जाने के लिए जो मैं अपने हाथ को ऐसे रखूँगा, मैंने क्या बोला था कि x की तरफ a है और y की तरफ b है। तो मैंने क्या किया, a की तरफ पहले अपने राइट हैंड को अलाइन किया। ध्यान रखना है राइट हैंड यूज़ करना है, ठीक है। तो हमने राइट हैंड को अलाइन किया, मुझे क्या करना है कि अपनी फिंगर्स को ना कर्ल करना है बी वेक्टर की तरफ। तो मैंने ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ कर्ल किया, तो मेरा जो थंब है, देखो थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है? बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब है जेड डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो यही होता है हमारे न्यू वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। आई होप कि आपको ईजिली समझ आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा उल्टा करते हैं, ठीक है, रिवर्स करते हैं इसका। अब इसमें क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने आपको क्या बोला था कि हमें ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाना है, ए से बी की तरफ। तो मैं अपने राइट हैंड को कैसे अरेंज करूँ? अब अगर मैं ऐसे अरेंज करता हूँ तो हम कहीं और ही जा रहे हैं। हमें क्या करना है? ए से बी की तरफ जाना है। तो अब मैं अपने राइट हैंड को ऐसे अरेंज करूँगा। तो ऐसे अरेंज किया, ये ए वेक्टर से मैं बी वेक्टर की तरफ गया, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। मैं कहाँ से कहाँ गया? ए से बी की तरफ। तो मेरा थंब किस तरफ पॉइंट करेगा? अंदर की तरफ। तो देखा आपने कि जब हम इस तरफ से इस तरफ आ रहे थे तो डायरेक्शन इस तरफ थी, लेकिन जैसे ही मैंने डायरेक्शन चेंज की तो अब हम इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं, तो डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गई। तो यही होता है थर्ड प्रोडक्ट की डायरेक्शन, जो थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जो वेक्टर्स का प्लेन होता है, वेक्टर्स का प्लेन क्या होगा। जैसे मैंने बोला कि ए से बी की तरफ जाना है, ए से बी की तरफ, तो ये पूरा जो प्लेन है ना, ये वाला, ये जो पूरा प्लेन है, जैसे मैं सपोज कॉपी रख रहा हूँ यहाँ पर, कॉपी एक जो प्लेन होता है ना 2D का, वो ऐसे होता है, ये पूरा एक प्लेन है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। ये जो कॉपी आपको दिख रही है ना, ये पूरा एक प्लेन है, सेम ऐसे प्लेन होता है। तो इस एक्स वाई प्लेन में हम चल रहे हैं, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर थी मेरे थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि एक्स वाई प्लेन मेरे पास है, इसके इस वेक्टर से मैं इस वेक्टर की तरफ जा रहा था, तो जो मेरा थर्ड वेक्टर आया क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद, वो आ रहा है इस प्लेन से परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है। देखो आप, इस जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर आने वाला है ना, तो ये मेरा प्लेन है, देख लो परपेंडिकुलर है बिल्कुल इस प्लेन से, ठीक है। तो ऐसे निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट। यही है क्रॉस प्रोडक्ट का रियल कॉन्सेप्ट। वापस अपने डायग्राम के ऊपर आते हैं। डायग्राम में हमने क्या पढ़ा था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर होता है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अभी हमने क्या समझा डायग्राम से, अपने जो मॉडल था उससे हमने क्या समझा था कि दो वेक्टर्स होते हैं, उनका जो प्लेन होता है उनके परपेंडिकुलर आता है थर्ड वेक्टर। तो यानी कि जो थर्ड वेक्टर इस सी वेक्टर हमारे पास आ रहा है, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर, आप ये एक तरह से बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है। ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो वेक्टर है ना सी वेक्टर, ये बाहर की तरफ आ रहा है, इस प्लेन के, जो प्लेन है ना इसका, इससे बाहर की तरफ आ रहा है। तो उसको शो करने के लिए हमने इसको ऊपर शो कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सी वेक्टर। अब बात ये आती है कि क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आता है, जब भी आप एक बार एक प्लेन चूज कर लेते हो, सपोज कि मैंने यहाँ पर एक प्लेन चूज कर लिया है, मैंने बोला कि ए वेक्टर यहाँ पर है, बी वेक्टर यहाँ पर है, ये मैंने एक प्लेन चूज कर लिया है। अब इस प्लेन में क्या होगा कि हमारे पास एक बार चूज करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं थर्ड वेक्टर के लिए। ये जो थर्ड वेक्टर है ना, इसके डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास दो तरह के डायरेक्शंस आएंगी, दो तरह के ऑप्शंस आएंगे। वो दो तरह के ऑप्शंस कौन से हैं कि अगर मैं ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाऊं, तो ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाने के लिए हमारे पास एक तो ये वाला ऑप्शन है जो बाहर की तरफ लेकर आएगा, ठीक है, जो बाहर की तरफ लेकर आएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि देखो प्लेन तो यही रखना है। अगर मान लो कि हमने ये चेंज कर दिया कि ए वेक्टर यहाँ पर आ गया, बी वेक्टर यहाँ पर आ गया, अब क्या होगा? अब हम राइट हैंड को ऐसे अरेंज करेंगे, तो राइट हैंड ऐसे जाएगा ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ। तो अब डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की तरफ। जो मेरा थंब है वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब जो थर्ड वेक्टर होगा इस बार अंदर की तरफ जाएगा। जब हमने पहले देखा था, पहले वो बाहर की तरफ आ रहा था। तो यहाँ से हमने ये देख लिया कि अगर मैं एक बार प्लेन चूज कर लूँ, तो प्लेन चूज करने के बाद मेरे पास जो थर्ड वेक्टर मेरे पास आता है ना, उसके मेरे पास दो ऑप्शन हो जाते हैं। उन दोनों में से कोई भी हमारे पास आंसर आ सकता है। तो यहाँ से अगर हम इसको अब लिख कर नोट करें,
तो लिखने में कैसा होगा कि अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करूँ तो मेरे पास एक आंसर आता है सी वेक्टर, लेकिन अगर मैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, माइनस सी वेक्टर। यानी कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड चाहे वही रहे। अब यहाँ से अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ, आप यहाँ पर क्या देख पा रहे होगे कि डॉट प्रोडक्ट की जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डॉट प्रोडक्ट की जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो कॉम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो क्या था, कॉम्यूटेटिव था। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में सॉल्व करूँ और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर सॉल्व करूँ तो दोनों के आंसर बराबर आते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ अप्लाई नहीं हो पाएगी क्रॉस प्रोडक्ट में, क्योंकि आपके सामने ये देखो, सामने है ना, इसमें क्या हो रहा है कि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही थी। इसमें क्या कि हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं, बी से ए की तरफ, तो जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ आ रही थी। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन के कारण आंसर हमारा चेंज हो जाएगा और इसी कारण से हमारे पास दो आंसर के ऑप्शन बन जाते हैं अगर हमारे पास दो वेक्टर हों और अगर हम उनका एक बार प्लेन चूज़ कर लें। प्लेन चूज़ करने के बाद दो हमारे पास डायरेक्शन के ऑप्शन आ जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ से समझ आया होगा। तो यहाँ से हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिया कि ये नॉन कॉम्यूटेटिव है, नॉन कॉम्यूटेटिव। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव की। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या प्रूव करना होता है कि ए वेक्टर, यहाँ पर मैंने बाहर लिखा, यहाँ पर लगाया क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये क्या बनेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। मतलब ये चीज़ तो अप्लाई हो जाएगी इसके अंदर। क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखो अंदर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, वेक्टर्स तो प्लस हो रहे हैं, इसके अंदर कोई डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन देखो यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आ गया, इनको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि इसके अंदर अप्लाई हो जाती है। अब बात आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस यहाँ पर आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं अप्लाई हो सकती, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूँ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब ऐसा क्यों है, यहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी वो कुछ और आएगी। ठीक है, वो कुछ और आएगी, इसको आप सॉल्व करोगे, ये डायरेक्शन कुछ और आएगी और ये ए वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, ये डायरेक्शन कुछ और आएगी और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर बिल्कुल अलग अलग आएंगे। क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट करने में डायरेक्शन भी कंसीडर की जाती है। तो इधर कुछ और डायरेक्शन आएगी, उधर कुछ और डायरेक्शन आएगी, तो ये सॉल्व भी नहीं, ये हमारा जो है ना इक्वली प्रूव नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ से क्या होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। तो समराइज कर लो एक बार, डॉट जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन थीटा आता है, जिसमें थीटा क्या है, अंदर का जो स्मॉलेस्ट एंगल बन रहा हो वेक्टर्स की तरफ वो वाला कंसीडर करना है हमने। यानी कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर लिखा हुआ है तो हमें ये अंदर वाला एंगल चूज़ करना है, ना कि बाहर वाला रिफ्लेक्स वाला चूज़ नहीं करना। अंदर वाला जो स्मॉलर एंगल बन रहा है ना दोनों में, वो हमें कंसीडर करना है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने के बाद हमारे पास एक न्यू वेक्टर आता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसे आती है, वो राइट हैंड थंब रूल से हम इसको निकालते हैं। और राइट हैंड थंब रूल को भी कैसे अप्लाई करना है कि जो हमारी फिंगर्स है वो ए वेक्टर, अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हैं तो हमारी फिंगर्स कर्ल होनी चाहिए ए टू बी। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। अब देखो आगे जो प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो नॉन कॉम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई हो जाता है और एसोसिएटिव अप्लाई नहीं होता। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखो, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव नॉट अप्लाइड, डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाइड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकाल कर देखना है जिसमें हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस में कंपोनेंट्स दिए हों। आई होप कि आपको डॉट प्रोडक्ट में याद होगा, हमने लास्ट टॉपिक किया था जिसमें कंपोनेंट्स हमें दिए हुए थे, तो हमने काफ़ी बड़ी एक डेरिवेशन की थी, उससे हमने आंसर निकाल के दिखाया था कि डॉट प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो ए एक्स बी एक्स प्लस, हमने ऐसे इसको सॉल्व किया था, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, हमारे पास उसका आंसर आया था। सेम यही तरीका हम अप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कैसे करना है, अब आपको जैसे याद होगा कि डॉट प्रोडक्ट में हमने कुछ टर्म्स निकाल कर रखी थी। वो टर्म्स क्या थी कि अगर मैं आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। मतलब हमने ये पढ़ा था कि अगर जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर करेंगे तब भी आंसर 1 आएगा। यहाँ से हमने ये पढ़ा था कि अगर मैं सेम यूनिट वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरा आंसर 1 आता है। लेकिन अगर मैं किसी और के साथ इसको निकालूँ, यानी कि आई वेक्टर डॉट
जे वेक्टर करूँ तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ रहा था। ठीक है, सिंपल सी भाषा में अगर हम देखें तो वो ये था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि 1 1 होता है। ठीक है, और साथ में आना था यहाँ पर कॉस। अब आपको पता है आई और जे एक्स और वाई को डिनोट करते हैं और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, जिस कारण से cos 90 0 होता है और हमारा आंसर भी 0 आ जाता है। अब यही टर्म्स हम निकाल कर देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। क्रॉस प्रोडक्ट में दोबारा से हम देख लेते हैं, इसके अंदर भी हमारे पास वैसी टर्म्स आने वाली हैं कि या तो आप करो आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, क्योंकि जो पूरी डेरिवेशन है ना उसमें जो इम्पैक्ट डालते हैं वो इम्पैक्ट यही चीज़ें डालती हैं। यही चीज़ें क्या होंगी, आपकी डेरिवेशन को छोटा करेंगी और आगे आपका आंसर आएगा। अब पिछले वाली डेरिवेशन अगर आपको याद हो डॉट प्रोडक्ट, उसमें हमने क्या देखा था कि 9 टर्म्स बन रही थी उसके अंदर। उन 9 टर्म्स में से क्या हुआ, 6 टर्म्स तो खत्म ही हो गई थी वहाँ से, 6 टर्म्स खत्म हो गई थी ना। उसमें क्या हुआ था, किसने इम्पैक्ट डाला था वहाँ पर, ये यूनिट वेक्टर्स ने ही इम्पैक्ट डाला था और हमारा आंसर बहुत ईजिली आ गया था। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, तो उन चीज़ों को हम पहले ही निकाल कर रख लें ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। तो देखो आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, इसका हमें आंसर पता है कि ए बी साइन थीटा, यानी कि अगर दो वेक्टर्स हैं ए बी तो उनका मैग्नीट्यूड्स इनटू साइन ऑफ थीटा। आई और आई दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, 1 1 ही होंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं 1 इंटू 1 इंटू देन आएगा साइन। अब नोट करो साइन 0 डिग्री है। ठीक है, साइन 0 डिग्री होगा क्योंकि देखो आई वेक्टर है, आई वेक्टर दोनों ही एक्स को डिनोट करते हैं, तो यानी कि दोनों वेक्टर्स इसी डायरेक्शन पर है। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट में आपने अभी भी क्या पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि हमें एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जाना होता है। तो जब दोनों ही वेक्टर आपके आई वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही एक्स की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल ही नहीं है, तो आप कहाँ से कहाँ जाओगे, कहीं पर भी जा सकते हैं। तो यानी कि दोनों में एंगल 0 है, जब दोनों के एंगल 0 हैं तो साइन ऑफ 0 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। और साइन 0 अगर आपको याद हो, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, आप सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो आंसर 0 लेकर आएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, इसका आंसर भी 0 आ गया। के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, इसका आंसर भी 0 आ गया। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखो, अब बात आती है अगर आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर लिखा हो, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर लिखा हो। अब आपको पता ही है इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास डायरेक्शन साथ में आती हैं, डायरेक्शन साथ में आएंगी। तो देखो मैग्नीट्यूड क्या है इसका, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जे का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं। इनटू में साइन आएगा, एंगल देखो कौन सा है, आई और जे। आई एक्स को डिनोट करता है, जे वाई को डिनोट करता है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 90 डिग्री। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बारी आती है। डायरेक्शन आपको पता ही कैसे निकालनी है, याद होगा आपको, अभी मैंने बताया आपको डायरेक्शन क्या होती है। जिस वेक्टर से जिस वेक्टर की तरफ जा रहे हो, राइट हैंड को अलाइन करो, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। आई से जे, एक्स से वाई, एक्स से वाई जा रहे हैं, एक्स से वाई, तो बाहर की तरफ आ रहा है, कौन सी एक्सिस है, जे जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, के वेक्टर। तो हमें क्या डायरेक्शन मिली, के वेक्टर, तो हम यहाँ लिखेंगे के वेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आया, 1। मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, आई थिंक अगर वीडियो में क्लियर ना आए तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं साइन 90 डिग्री और इनटू में यहाँ पर आ जाएगा के वेक्टर। ठीक है, तो देखो 1 इंटू 1 साइन 90 भी 1 होता है, तो हमारे पास सिंपल सा आंसर क्या आया, के वेक्टर। अब इतना बड़ा करने की बजाय आप सिंपल से याद रखो, क्योंकि आगे तो पता ही है कि हमारे पास यूनिट वेक्टर्स ही हैं, मल्टीप्लाई में तो 1 इंटू 1 नहीं आने वाला है। साइन ऑफ एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, क्योंकि एक्स और वाई में एंगल देख लो वो भी 90 है, वाई और जेड में देख लो वो भी 90 है, एक्स और जेड में देख लो वो भी 90 है। ठीक है, तो यानी कि जब आप डिफरेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का, तो एंगल तो 90 डिग्री ही रहने वाला है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो याद रखो कि मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा, सिर्फ हमें डायरेक्शन का खेल है सब कुछ। अब एक चीज़ और देखो, इसमें आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे हमारे पास के वेक्टर आ जाता है, आई क्रॉस जे हमारे पास के वेक्टर आ गया। और अभी हमने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में कि आई क्रॉस जे का जो आंसर है वो जे क्रॉस आई वाला सेम नहीं होता। इसका मतलब अगर मैं जे क्रॉस आई निकालूं तो अब इसका आंसर क्या आएगा, जे क्रॉस आई के लिए मेन तो डायरेक्शन का ही खेल है इसके अंदर। जे क्रॉस आई यानी कि जे से आई यानी कि वाई से एक्स, तो जब मैं y से x जा रहा हूँ, हमेशा याद रखना राइट हैंड रूल है, राइट हैंड ही यूज़ करना है। तो j से i जा रहे हैं, देखो किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। ये डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। अगर मैं इसको पॉजिटिव मानूँ, ये पॉजिटिव k है, यानी कि z एक्सिस को हमने k बोला हुआ है,
पॉजिटिव के, इस बार हम अंदर की तरफ जा रहे हैं यानी कि पीछे की तरफ, तो उस तरफ क्या होगा, नेगेटिव के। ठीक है, इसी के नेगेटिव जा रहा है वो, तो नेगेटिव के आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस के वेक्टर। बस इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो आगे, अगर हम जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर करें तो क्या आएगा, जे से के की तरफ। सिंपल, बस आपको एक्सिस के अंदर घूमना है, आपको आंसर खुद ही मिलता जाएगा। मैग्नीट्यूड आपको इसका पता है, वही सेम 1 मैग्नीट्यूड आएगा। बात सिर्फ डायरेक्शन की है, जे से के यानी कि वाई से जेड। ये रहा वाई, ये रहा जेड, हमें वाई से जेड की तरफ आना है। तो बाहर की तरफ, इस तरफ देखो हम किस एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। हमेशा ये मत सोचना कि बाहर की तरफ के एक्सिस ही मिलेगी आपको एक्सिस के हिसाब से चलना है कि आप किस एक्सिस की तरफ जा रहे हो। जब हम जे से के की तरफ गए तो हमारा जो थंब था वो डायरेक्शन कर रहा था एक्स की तरफ, पॉजिटिव एक्स की तरफ, यानी कि आई कैप। ठीक है, आई वेक्टर, सॉरी, अभी हम वेक्टर ले रहे हैं, कैप ले रहे हैं, एक ही बात है, जो मर्जी यूज़ करो। फिलहाल के लिए मैं बुक के हिसाब से, ताकि आप बुक के हिसाब से काम करते रहो, मैं आपको वेक्टर ही करवा रहा हूँ। ठीक है, आप इसकी जगह कैप भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, आई वेक्टर, कि हम आई वेक्टर की तरफ आ रहे थे। अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूँ, के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, हम एक्सिस के हिसाब से काम करेंगे। हमें पता है कि यहाँ पर माइनस आई वेक्टर आने वाला है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि कैसे आएगा। के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, यानी हमें जेड से वाई की तरफ जाना है। ये रहा जेड एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, राइट हैंड लो, और इसको ऐसे अलाइन करो तो हमें इस तरफ जाना है, इस तरफ। थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ, मतलब एक्स के ऑपोजिट। एक्स के ऑपोजिट क्या होगा, माइनस आई वेक्टर। माइनस एक्स ही होगा ना, एक्स के ऑपोजिट माइनस एक्स होगा, तो एक्स की तरफ तो वैसे भी आई वेक्टर होता है, तो वो नेगेटिव वाला आई वेक्टर होगा। यहाँ पर आ गया माइनस आई वेक्टर। समझ आ गया आपको? अब आई थिंक आप आगे वाला कर पाओगे। अब आप एक काम करो, वीडियो पॉज करके आप अब इस चीज़ को सॉल्व करना जो मैं आपको देने वाला हूँ। के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, इसको सॉल्व करो, आंसर लिखना है यहाँ पर। देन आई वेक्टर क्रॉस जे तो हमारे पास हो चुका है, आई थिंक हमने सभी क्लियर कर लिया। अब के क्रॉस आई भी हो चुका है, आई से जे हम वापस चले गए, जे से के, सब कुछ हो चुका है इसके अंदर। एक और रह चुका है, आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। अब आपका काम ये है, वीडियो पॉज करो, इन दोनों के आंसर लिखो। सो आई होप कि आपने आंसर निकाल लिया होगा। अब हम इसको आंसर को टैली करके देखते हैं। आपने क्या किया था, के क्रॉस आई किया था, यानी z से x की तरफ। तो z से x की तरफ, ये z और ये x, हम z से x की तरफ जा रहे थे। हमने क्या किया, z से x की तरफ जाना है तो हमने राइट हैंड को ऐसे अलाइन किया। ये रहा z, याद रखना कि ये z है, वो x है। z से x की तरफ गया मैं, तो थंब देखो ऊपर की तरफ आ रहा है, किसकी तरफ, y की तरफ। जब y की तरफ है तो मतलब पॉजिटिव j वेक्टर, यहाँ पर आएगा j वेक्टर। अब आगे क्या है, i से k यानी कि x से z, ये रहा x, ये रहा z। तो मैंने अपने राइट हैंड को ऐसे अलाइन किया, x से z, थंब आया नीचे की तरफ, y से नेगेटिव y की तरफ आया मेरा थंब, नेगेटिव y की तरफ। नेगेटिव y मतलब माइनस j वेक्टर, यहाँ पर आ गया माइनस j वेक्टर। बस यही चीज़ें मेन है, इन्हीं चीज़ों को आपको अगर करना आ गया तो आप जो है डेरिवेशन बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब कुछ नहीं रहेगा डेरिवेशन में, सिर्फ हमें क्या करना है कि प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, बस हमारा आंसर आता रहेगा इसके अंदर। ठीक है, चलो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन में हमने क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आंसर निकाल के दिखाना है। जहाँ पर ए वेक्टर की वैल्यूज़ हमें क्या क्या दी हुई हैं, ए एक्स आई वेक्टर प्लस ए वाई जे वेक्टर प्लस ए जेड के वेक्टर। बी वेक्टर की वैल्यू क्या दी हुई है, बी एक्स आई वेक्टर प्लस बी वाई जे वेक्टर प्लस बी जेड के वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ए वेक्टर की जगह वो पूरी वैल्यू आ जाएगी, ए एक्स आई वेक्टर प्लस ए वाई जे वेक्टर प्लस ए जेड के वेक्टर। देन आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, बी एक्स आई वेक्टर प्लस बी वाई जे वेक्टर प्लस बी जेड के वेक्टर। ठीक है, आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको। अब आपको आगे पता भी होगा कि करना क्या है। हमें क्या करना है, एक टर्म को लेना है, इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है।
अगर आपने लास्ट डॉट प्रोडक्ट वाली वीडियो आपने देखी हुई है तो आपको पूरे स्टेप्स याद होंगे कि हमने कैसे स्टेप्स आगे करने हैं, ठीक है। तो इस कारण से मैं इस डेरिवेशन को थोड़ा फास्ट करूँगा, क्योंकि प्रॉपरली स्टेप्स करने कैसे वो आपने डॉट प्रोडक्ट में देख चुके हो। अब देखो हमें क्या करना है, एक एक बार इनको उठाना है और इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करना है। ए वाई जे वेक्टर उठाएंगे, इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेंगे। ए जेड के वेक्टर लेंगे, इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, साफ सुथरा काम करेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस इन क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि जिसमें क्वेश्चंस में आपके पास लाइंस बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो उसमें आपको अपनी सफाई पर ध्यान देना है। इसमें जितना आप साफ लिखोगे उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा और आपका माइंड भी बड़े अच्छे से काम करेगा। ये हमने लिख दिया यहाँ पर। देन हमारे पास क्या आएगा, प्लस का साइन, क्योंकि प्लस का साइन आ रहा है। फिर क्या हो रहा है कि ए वाई जे वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने यहाँ पर लिखा ए वाई जे वेक्टर। फिर क्या होगा, ये ए वाई जे वेक्टर इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई होगा। बी एक्स आई वेक्टर प्लस बी वाई जे वेक्टर प्लस बी जेड के वेक्टर। नेक्स्ट क्या होगा, प्लस आएगा ए जेड के वेक्टर, देन कंप्लीट ब्रैकेट आ जाएगी बी एक्स आई वेक्टर प्लस बी वाई जे वेक्टर प्लस बी जेड के वेक्टर, ठीक है। अब हमें फिर क्या करना है कि ये अंदर की तरफ लेकर जाने हैं। ए एक्स आई कैप अंदर जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब कहीं भी जाने गलती पता क्या करते हैं, वो क्या करेंगे कि पहले वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकियों को वैसे ही लिख देते हैं। तो इस चीज़ में बहुत ध्यान रखना कि ब्रैकेट लगाने का कुछ मतलब होता है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि बाहर जो टर्म पड़ी है ना उसको अंदर जाना है। इसको ऐसे लेकर चलो कि अंदर हमारे पास कुछ पर्सन्स बैठे हैं ब्रैकेट के अंदर, एक पर्सन बाहर खड़ा है, कोई गेट लगा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट्स एज ए गेट काम कर रही है। अब इस पर्सन ने अंदर जाना है, ठीक है। अब अंदर वाला जो पर्सन सामने खड़ा है ना गेट के बाहर, ये गेट के बाहर खड़ा है बाहर, ठीक है। अभी बी एक्स आई क्या बाकी उससे पूछेगा कि भाई हमारे पास एक बंदा आने वाला है अंदर, उसको अलाउ करूँ या ना करूँ। तो उन्होंने क्या बोला कि अलाउ तो कर देंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ मिलना पड़ेगा, हम सबके साथ मिलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने मान लिया, तो ये अंदर चला गया। अभी क्या करेगा, सबसे मिलेगा। यही काम होता है ब्रैकेट्स का। ब्रैकेट में आपने क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर टर्म है ना उसको हर एक से अंदर मल्टीप्लाई करना ही करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा ए एक्स आई वेक्टर। क्या हो रहा है इसके अंदर, क्रॉस प्रोडक्ट। हम एक बार क्रॉस प्रोडक्ट को शो कर देते हैं यहाँ पर कि ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट बी एक्स आई वेक्टर, देन क्या बनेगा, प्लस का साइन ए एक्स आई वेक्टर क्रॉस बी वाई जी वेक्टर, देन आएगा प्लस ए एक्स आई वेक्टर क्रॉस बी जेड के वेक्टर। ये तीन टर्म्स का काम हो चुका है। ब्रैकेट लगाकर इसको बंद कर दो। मैंने आपको बार बार ये बोला है कि जितना साफ सुथरा रखोगे उतने जल्दी काम होगा आपका, ठीक है। देन क्या होगा, प्लस ए वाई जी वेक्टर। अब ये अंदर जाएगा, ए वाई जे वेक्टर क्रॉस बी एक्स आई वेक्टर। अब ये अंदर जाएगा, देन बनेगा प्लस ए वाई जे वेक्टर क्रॉस बी वाई जे वेक्टर, देन प्लस ए जेड, सॉरी यहाँ पर आएगा प्लस ए वाई जे वेक्टर क्रॉस बी जेड के वेक्टर। आप भी इसमें चेक करते रहना, कोई इसमें मिस्टेक ना हो जाए। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। इसको आप नोट कर लेना। इससे पहले जो वीडियो को पॉज करके ना, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था इसको कहीं पर नोट करके रख लेना। अब इसकी बारी है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, तो आगे हम यहाँ पर लिखते हैं। ये बनेगा ए जेड के वेक्टर। थोड़ा यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ए जेड के वेक्टर क्रॉस बी एक्स आई वेक्टर प्लस, फिर ये इससे होगा ए जेड के वेक्टर क्रॉस बी वाई जे वेक्टर प्लस ए जेड के वेक्टर क्रॉस बी जेड के वेक्टर। सभी टर्म्स लिख चुके हैं। अब आपको ब्रैकेट से मैं आपको डिनोट कर देता हूँ कि ब्रैकेट में ये कहाँ तक ख़त्म हो रहा है। ये यहाँ तक ख़त्म हो चुका है और ये यहाँ तक ख़त्म हो चुका है।
हमारे पास 3 टर्म्स ये हैं, 3 टर्म्स ये हैं और 3 टर्म्स ये हैं, टोटल मिला के हो चुके हैं 9 टर्म्स। इनको अब सॉल्व करना है। अब इसमें भी आपको पता है कि पुराने डॉट प्रोडक्ट में आपने क्या पढ़ा था कि मेन रोल किसका था, आई डॉट जे डॉट के, इन्हीं का उसके अंदर मेन रोल था और उन्होंने ही हमारी टर्म्स को ख़त्म भी कर दिया था। अब इसमें भी सेम ऐसे ही है, आई क्रॉस जे। मैंने आपको क्या बताया था कि डिफरेंट, अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स लोगे, डिफरेंट क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, उसी हिसाब से डायरेक्शन आती जाएगी। लेकिन अगर आप सेम का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, सेम के क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आंसर आ रहा था, 0 आंसर आ रहा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आई क्रॉस आई है, आई क्रॉस आई का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और जहाँ पर हमारे पास जे क्रॉस जे है, जे क्रॉस जे का आंसर भी 0 आएगा। यहाँ पर हमारे पास के क्रॉस के है, इसका आंसर भी 0 आएगा। तो देखो आई क्रॉस आई 0 आंसर आएगा, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं तो ये हमारे पास 0 आंसर लेकर आएगा। देन आएगा प्लस, यहाँ पर है आई क्रॉस जे। अब अपनी जहाँ पर आपने नोट किया है वहाँ पर अब देखो आई क्रॉस जे का आंसर क्या आ रहा था, के वेक्टर आ रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए एक्स बी वाई के वेक्टर। देन ये वाला आ गया आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, हम आई से के की तरफ जा रहे हैं। देखो ये हमारे पास आई है, ये हमारे पास के है, हमें आई से के की तरफ आना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि मैंने ऐसे रखा तो मैं आई से के की तरफ आ रहा हूँ, तो नीचे की तरफ आएगा यानी कि माइनस वाई, तो माइनस जे वेक्टर आएगा यहाँ पर। यहाँ हम लिखेंगे माइनस ए एक्स बी जेड जे वेक्टर, इसके आसपास हम ब्रैकेट लगा देंगे। फिर आगे इसकी बारी आई, यहाँ पर है प्लस का साइन। देन है देखो जे क्रॉस आई, जे से आई की तरफ। जब हम जे से आई की तरफ जाएंगे, ये हमारे पास जे है, ये हमारे पास आई है, जब हम जे से आई की तरफ जाएंगे नेगेटिव में जाएगा तो मतलब माइनस के आएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा ए वाई बी एक्स माइनस के वेक्टर, ये हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। आप करने को माइनस को यहाँ पर भी लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर माइनस लगा दिया आगे और यहाँ पर लिख दो के वेक्टर, ऐसे भी कर सकते हैं हम। देन हमारे पास फिर से सेम वाले आगे, जे क्रॉस जे क्या होता है, 0 होता है, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। उसके बाद है प्लस का साइन, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, जे से के की तरफ, जे से के की तरफ, ये जे यानी कि वाई, के यानी कि जेड। जब हम जे से के की तरफ आ रहे हैं तो उस तरफ जा रहा है, यानी कि हम एक्स की तरफ जा रहे हैं, तो आई वेक्टर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा आई वेक्टर, पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि हम नेगेटिव तो थे नहीं, उसके ऑपोजिट तो नहीं थे ना। अगर ऑपोजिट आपकी डायरेक्शन आ रही हो एक्सिस के तो नेगेटिव आंसर आएगा। अब आगे प्लस का साइन, ए जेड और बी एक्स, के क्रॉस आई है, के से आई मतलब जेड से एक्स, जेड से एक्स। जब हम एस कैसे अरेंज करेंगे, इसको ऐसे ऐसे अरेंज करेंगे, जेड से एक्स की तरफ, जेड से एक्स, तो ऊपर की तरफ मतलब वाई की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब क्या आएगा, जे वेक्टर आएगा। तो ये बनेगा ए जेड बी एक्स जे वेक्टर। फिर क्या आया, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे मतलब हमें किस तरफ से किस तरफ आना है, जेड से वाई की तरफ, जेड से वाई की तरफ, के क्रॉस जे, के से जे की तरफ। तो ऐसे आएगा, मेरी तरफ आ रहा है, एक्स एक्सिस उस तरफ है लेकिन ये डायरेक्शन मेरी तरफ आ रही है, तो मतलब एक्स का ऑपोजिट नेगेटिव, मतलब क्या आएगा, माइनस आई। तो ये हम माइनस यहाँ पर लगा देते हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, ये नेक्स्ट टर्म में आएगा ना, यहाँ पर आएगा माइनस ए जेड बी वाई आई वेक्टर। फिर से क्या है, के क्रॉस के तो 0 ही होता है, तो उसका आंसर भी 0 आएगा। तो ये हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। अब आगे देखो, हमें क्या करना है कि पहले एक बार इन टर्म्स को अरेंज करके लिख लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। ये बनेगा ए एक्स बी वाई के वेक्टर, जीरोज़ हमने हटा दिए यहाँ से, ये बनेगा माइनस ए एक्स बी जेड जे वेक्टर, ये बनेगा माइनस ए वाई बी एक्स के वेक्टर, देन आएगा प्लस ए वाई बी जेड आई वेक्टर, देन प्लस ए जेड बी एक्स जे वेक्टर, देन माइनस ए जेड बी वाई आई वेक्टर। ये हमारे पास टर्म्स आ चुकी है। अब इनको और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे मेरे पास ये आई वेक्टर की टर्म है, ये भी आई वेक्टर की टर्म है, फिर ये जे वेक्टर की टर्म है और ये जे वेक्टर की टर्म है, देन ये के वेक्टर की टर्म है और ये के वेक्टर की टर्म है। हम इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं, मतलब कि आई वाली पहले, जे वाली बाद में और के वाली सबसे बाद में, ऐसे हम इसको अरेंज करते हैं। और ध्यान रखना विद साइन लेकर आना है इसको आगे की तरफ। ये ए वाई बी जेड आई वेक्टर आएगा, ए वाई बी जेड आई वेक्टर, ये फर्स्ट टर्म आ गई है आई वाली, देन ये वाली आएगी माइनस ए जेड बी वाई आई वेक्टर।
ये तो मैं ले आया फर्स्ट टर्म, ठीक है, ब्रैकेट अभी रहने देते हैं। देन जे वेक्टर वाली टर्म्स, इसमें देखो एक प्लस वाली एक माइनस वाली है, प्लस वाली पहले लिख लो, माइनस वाली बाद में लिख लो ताकि ईजिली सॉल्व रहे। ए जेड बी एक्स जे वेक्टर, फिर एक ये वाली जे टर्म है तो ये बनेगा माइनस ए एक्स बी जेड जे वेक्टर। अब क्या है, के वेक्टर की टर्म्स आ गई, ये भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाली पहले लिख लेते हैं और नेगेटिव वाली बाद में। ए एक्स बी वाई के वेक्टर, देन ये नेगेटिव वाला आएगा माइनस ए वाई बी एक्स के वेक्टर। यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब आगे हमारे पास सिर्फ एक स्टेप और है, उसको मैं लिखता हूँ ऊपर की तरफ, तब तक आप ना इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो कहीं पर। आई थिंक आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। अब देखो हमें क्या करना है कि आई वेक्टर और आई वेक्टर को कॉमन लेकर ना इसको कॉमन शो कर देंगे, क्योंकि देखो दोनों ही आई वेक्टर की तरफ शो कर रहे हैं। ये जो एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, इसके साथ भी आई वेक्टर है, इसके साथ भी आई वेक्टर है। इसका मतलब कि दोनों कंपोनेंट जो है ना एक्स एक्सिस की तरफ ही हैं, तो हम इनको इकट्ठे कर देते हैं, इकट्ठे करके लिख देते हैं। तो हमने इसको क्या किया, हमने लिखा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, बाहर आ गया आई वेक्टर। समझ आ गया, ये x की तरफ कंपोनेंट, ये उसकी डायरेक्शन। देन प्लस का साइन, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, इसमें आ गया हमारे पास जे वेक्टर। देन हमारे पास है ए एक्स बी वाई बी एक्स, प्लस का साइन, यहाँ पर बनेगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, बाहर हमारे पास आ जाएगा के वेक्टर। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ चुका है क्रॉस प्रोडक्ट का, जो कि किसका आंसर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इजीली, ठीक है। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आती है आप कमेंट करो नीचे कि किस स्टेप में आपको दिक्कत आई, ठीक है, देख लो आप एक बार इसको। नाउ आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, एग्जाम्पल 2.5, द वेक्टर ए वेक्टर हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 5 यूनिट्स। देन दिया हुआ बी वेक्टर हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट्स। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया हमारे पास 6 यूनिट्स। एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 15 यूनिट्स। और क्या बोल रहे हैं कि अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो हमारे पास है 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड आपको पता है ना, याद होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आता है वो होता तो वेक्टर है, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लेकर आता है, लेकिन इन्होंने हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, यहाँ मतलब कि हमें थीटा निकालना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, इसका आप आंसर लिखो जो कि आता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये मैग्नीट्यूड ही तो होता है ए बी साइन थीटा। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया भी हुआ है 15 यूनिट्स है, हमने यहाँ पर 15 लिखा। ए हमें दिया हुआ है 5 और बी दिया हुआ है 6, इंटू में आ गया साइन थीटा। 15 इज इक्वल टू 30 इंटू साइन थीटा, ये 30 नीचे आएगा तो 1/2 आंसर आ जाएगा। साइन थीटा आ गया 1/2। अब साइन थीटा 1/2 कब होता है, 30 डिग्री और 150 डिग्री पे भी हो सकता है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा भी सेम आंसर लेकर आता है जो साइन थीटा लेकर आता है। तो मतलब अगर साइन 30 हमारे पास 1/2 आता है तो साइन 150 का आंसर भी वही आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ आया होगा आज क्रॉस प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।